हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। रेलवे ग्रुप डी के पेपर का सॉल्यूशन हम बता रहे थे। डेट देख सकते हैं आपको 17/8/2022 है और ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है। ये दूसरा पार्ट है इस वीडियो सीरीज मतलब इस पेपर का। और चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो 51 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अंतरिक्ष आपतित होती है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण किसके बराबर होगा? देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ऐसा एक इंटरफेस इंटरफेस मतलब एक लाइन जहां से दो चीज़ें अलग होती है। जस्ट सपोज ऊपर हवा है, यानी कि वायु है, नीचे कांच है। ठीक है। तो दोनों हवा और कांच एक इंटरफेस पे डिवाइड होंगे भाई, वही ये लाइन है। ठीक है, ये हो गया। अब ये कह रहे हैं जो आपतित दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस के पर उसके अभिलंब के अंदर स्थापित होती है एक प्रकाश की किरण। अब देखिए, ये अभिलंब ये होता है, ये अभिलंब होता है। ठीक। अब प्रकाश की किरण अगर ऐसे आपतित होती है तो वो अपवर्तित होकर के दिशा को बदलती है। लेकिन इसमें एक मामला ये हो जाता है कि अगर वो अभिलंब के हिसाब से अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है, यानी कि सीधा सीधा ऐसे आपतित होती है इस दिशा में। ठीक है। तब इसमें क्या है कि परिवर्तन नहीं होता, वो सीधे ही निकल जाती है। यही तरीका होता है भई। अगर वो किसी कोण पर अभिलंब के साथ किसी कोण पर आपतित होगी, तो आगे वाला माध्यम सघन है या विरल है, उस आधार पर वो अपना कोण चेंज करके छोटा या बड़ा कोण बनाती है। लेकिन अगर वो अभिलंब के अनुदिश आपतित होगी, तो वो सीधे ही निकल जाएगी और ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो कोण होगा वो 0 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है? इसमें कोई ना ये भैया किसी कोण पे आ रहा है, ना ये आ रहा है। तो इसमें आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण, ये आपतित किरण है और सीधे निकल गए। आप 180 डिग्री भी कह सकते हैं और 0 डिग्री भी कह सकते हैं। भाई इसमें थोड़ा-सा गलत हो गया मेरे से, 180 डिग्री नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री ही कहेंगे, यही सही रहेगा। ठीक है? तो यहाँ पे 0 डिग्री अपना सही जवाब होगा। 180 डिग्री जैसा लग रहा है, इस वजह से मेरे मुँह से गलती से निकल गई। मेरी ज़बान टूट गई। अगला वाला प्रश्न देखते हैं, जिसमें कह रहे हैं कि चिन्हों को हमको बदलना है, उसके बाद इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है? तो हम देखेंगे, पहले 25 लिख लेंगे और उसके बाद गुणे का अर्थ होता है जोड़। तो जोड़ बन गया, 35 हो गया। और माइनस का अर्थ होता है भाग, तो भाग बन गया, 5 हो गया। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस का अर्थ होता है घटाना, घटाना बन गया, 7 हो गया। और यहाँ पे भाग का अर्थ होता है गुणा, गुणा हो गया। पहले भाग करेंगे, 5 7 35, यहाँ पे 7 मिल गया। ठीक है। इसमें गुणा करेंगे, 7 दूनी ये 14, माइनस में 14 मिल गया। ठीक है। और ये ऐसा करो, देखो, पहले 14 में से 7 घटा दो तो -7 मिल जाएगा। ठीक है, ये आसान तरीका होता है। और उसके बाद फिर ये अपना आगे 25 है। देखो, 14 माइनस में था, 7 प्लस में था, तो घटा लिया, या फिर छोड़ जाने दो, लंबा ही कर लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। 25 में 7 जोड़ दो, 7 5 12 2 और 32 हो गया, उसमें से 14 घटा दो, 12 में से 4 गिने 8 और इसमें से 2 में से 1 किया 1, 18। ऐसे कर लो, तब भी उत्तर मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक। जैसा भी आपको इसमें अलग से कुछ हो सके तो कर लिया करो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा था कि 14 में से 7 घटा दोगे तो -7 हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि 14 माइनस में है, 14 बड़ा है तो -7 ही मिलेगा। अब 25 में से 7 घटा दो, ठीक है? 15 में से 7 गेना 8, 1 18 मिल जाएगा। तो ऐसा होता है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत इसमें मैं प्रयोग करता रहता हूँ, ताकि कुछ बेहतरीन मिलता रहे और थोड़ा-सा आसान हो सके। और जो भी नए हैं, वैसे बहुत से लोग होते हैं जिनको मैथ समझ में नहीं आती है, तो थोड़ा-थोड़ा प्रयास करते रहें। जीवन में प्रयास करना ही आगे बढ़ने की निशानी होती है, और आप अपने आप पे भरोसा रखें, कोई भी बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है? जो है जैसा है बस ऐसा ही है, हो जाएगा सब। अगला वाला प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है कि ये कथन दिया गया है, कथन ये है, उसके बाद ये 4 निष्कर्ष दिए हैं और उसके बाद कह रहे हैं कौन-सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य मतलब सही है। इसमें देखिए, बात ये होता है कि कभी-कभी गलत भी पूछता है, कभी-कभी सही भी पूछता है। तो क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी होता है कि क्या पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं कि क्या है। जैसे हमारे पास पहला, ये हमारे पास एक कथन है, निष्कर्ष है, जिसमें टी एन बड़ा है टी से, ठीक है? तो हम एन और टी को पहले तो ध्यान से देखेंगे कहाँ दोनों हैं। ओके, देख लिया। अब हम ये चिन्ह को देखेंगे कि एन की ओर मुँह खुला हुआ है, तो एन बड़ा होना चाहिए। अब हम देखेंगे, यदि बराबर का निशान, जैसे कि यहाँ पे आपको बराबर का निशान दिखाई दे रहा है, तो बराबर निशान आपको कोई समस्या नहीं देता है, ठीक? दूसरी बात, अब चिन्ह को देखना होता है कि किधर की ओर मुँह खुला हुआ है। जैसे ये वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टी की ओर मुँह खुला हुआ है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो एन की ओर मुँह खुला हुआ है, तो ये थोड़ा-सा क्या गलत हो गया।
दिशा विपरीत हो गए, दिशा अलग हो गई। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एन की ओर मुँह खुला हुआ, तो ये तो उल्टा हो गया। जब ये उल्टा हो गया तो इसका मतलब पहला वाला जो निष्कर्ष है वो गलत हो गया। हमको ऐसे ही चेक करना है, मैंने प्रॉपर तरीका आपको बताया है कि कैसे-कैसे हमें ध्यान से देखना है। चलिए हम दूसरा विकल्प देखते हैं जो कि हो गया पी बड़ा है डी से। पी और डी को देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है? अब P बड़ा है, P की ओर मुँह खुला हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, पहला वाला चिन्ह ये एकदम सही हो गया। दूसरे चिन्ह की बात देखें P की ओर मुँह खुला हुआ है, बराबर का चिन्ह बना है उसको कोई दिक्कत नहीं वो सही है, ठीक है। अब अगला वाला चिन्ह देखेंगे P की ओर मुँह खुला हुआ है एकदम सही है। यहाँ पे बराबर का चिन्ह बना हुआ है इसमें भी कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पे समस्या हो गई D की ओर मुँह खुल गया। जब दिशा बदल गई तो मामला गलत हो गया और ऐसी स्थिति में हमारा दूसरा निष्कर्ष भी असत्य हो गया, ठीक है। हमें सत्य की खोज करनी है तो हम सत्य की ओर चल रहे हैं। आगे चलते हैं तीसरे वाले विकल्प चलते हैं जहाँ पे जी और टी के बीच का संबंध दिखाई दे रहा है, ये था डी जी और टी और इनमें जी की ओर मुँह खुला हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए जी की ओर मुँह खुला हुआ है, इसका मतलब जी को बड़ा ये कहना चाहता है। तो ऊपर देखेंगे हम, देखिए यहाँ पे जो जी के पास में सबसे पहले जो चिन्ह दिखाई दे रहा है ये वाला, इसमें क्या कह रहा है कि हमारा जो जी है वो बड़ा है, बराबर चिन्ह लगा हुआ है, ओके है, वो कोई दिक्कत नहीं देगा। लेकिन जी की ओर मुँह खुला हुआ है, एकदम सही है। दूसरा वाला चिन्ह देखेंगे तो वो भी जी की ओर ही मुँह खोले हुए है, इसका मतलब जी को वो बड़ा कह रहा है, यानी ये भी सही है। और टी तो हम तो पहुँच ही गए हैं, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये तीसरा वाला विकल्प है ये एकदम सही जवाब है। अब मैं आपको चौथे विकल्प को भी चेक करके दिखा देता हूँ, हालाँकि इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि अगर हमको उत्तर मिल चुका है तो हमें यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ये थोड़ा-सा ज़रूरी हो जाता है कि अगर ये वाला सिंबल जो जी की ओर कह रहा है कि बड़ा है और नीचे एक जो माइनस का निशान जैसा दिखाई दे रहा है, ये होता है बराबर का सिंबल, ठीक है? बड़ा और बराबर का दिखाने वाला या छोटा और बराबर कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर के सिंबल को दिखाना। लेकिन जब ये मामला होता है कि जब ये वाला चिन्ह आपको दिखाई दे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला, तो आपको जहाँ से शुरू हो रहा है मतलब कि जी से डी तक, ठीक है? बीच में अगर कोई बराबर का अकेले बराबर का चिन्ह आ जाता है, कोई बात नहीं, वो चल जाएगा। लेकिन उसके अलावा जितने भी सिंबल आते हैं, सभी में ये दोनों चिन्ह पर्याप्त रूप में दिखाई देने चाहिए। अब देख सकते हैं कि पहले वाले विकल्प पहले जी से शुरू करते हैं। जी की ओर बड़ा और बराबर का चिन्ह बना हुआ है, एकदम सही है। दूसरा देखेंगे चिन्ह आ जाता है, केवल यहाँ पे आप देख पाते हैं कि केवल ये चिन्ह है। यहाँ पे देखेंगे केवल ऐसा चिन्ह है, इसमें बराबर होने का निशान नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें बराबर होने का निशान नहीं दिखाई दे रहा है, जिस वजह से ये गलत है, जिस वजह से ये गलत है। याद रखिएगा कि अगर जैसा कि विकल्प में ये दिखाई दे रहा है, ये वाला चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो यही वाला चिन्ह हमेशा लगातार चलते रहना चाहिए, कभी भी इसमें रुकावट, कभी भी व्यवधान नहीं होना चाहिए। बराबर का चिन्ह रहेगा, चल जाएगा, लेकिन और कोई चिन्ह बदल जाए तो नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे इस वाले चिन्ह की वजह से हम कह सकते हैं कि ये गलत है। हालाँकि डी तक पहुँचते-पहुँचते इसका मुँह भी दूसरी तरफ खुल गया है, जिस वजह से भी गलत है। तो यहाँ पे 2 गलतियाँ हमने आपको दिखाई हैं, ठीक है? तो अगर कभी क्वेश्चन में वैसा भी आ जाए कि मान लीजिए कि मतलब चिन्ह मुँह दूसरी तरफ नहीं रहा, लेकिन ये वाला अगर आ गया, तो भी सिचुएशन ऐसी बनती है कि वो गलत बना देगा, ठीक है? पूरी डिटेल मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि क्यों गलत, क्यों सही हो रहा है। खैर चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारत में आम्र वर्षा यानी मैंगो शावर की घटना किस ऋतु में होती है? तो भैया ये होती है ग्रीष्म ऋतु में। देखिए अभी जो महीना चल रहा है वो चल रहा है मार्च का महीना, ठीक है? मार्च और अप्रैल में आ जाती है गर्मी, ठीक? गर्मी आ जाती है। हालाँकि मई, जून में भी गर्मी होती है, लेकिन मार्च, अप्रैल में भी गर्मी आ गई है। यहाँ पे सर्दियाँ जा चुकी हैं, गर्मी आ चुकी है। और इस समय आपके कभी-कभी वर्षा होने की घटना आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है? अब ये क्या है कि गर्मी वाली वर्षा है, ये वाली वर्षा गर्मी वाली वर्षा होती है और ये आम के फल के लिए आम को जल्दी पकाने, बेहतर तरीके से पकाने, ठीक है? उनके लिए बहुत उपयोगी होती है। तो इस प्रकार की वर्षा जो मार्च-अप्रैल के महीने के गर्मी के मौसम में होती है, वो आम के लिए बहुत लाभकारी होती है, इसीलिए इसको आम्र वर्षा कहा जाता है, ठीक है? और इस समय ओले भी गिर सकते हैं, जो कि नुकसान भी पहुँचाता है कभी-कभी, ठीक है? लेकिन अ, भई जब ओले गिर जाएँगे, तो भई आम को जो है वो बौर जो है, फल जो है वो गिर जाएँगे। गेहूँ के लिए भी नुकसानदायक होती है, सरसों के लिए भी नुकसानदायक होती है। लेकिन आम को पकाने के लिए ये थोड़ा-सा अच्छी होती है, जिस वजह से इसे आम्रवर्षा कहा जाता है। तो ये गर्मियों के मौसम में होती है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि भारत को एक संप्रभु संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियमन के स्मरणोत्सव माने याद करने वाले उत्सव के रूप में प्रतिवर्ष किस तिथि के एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है? तो ये है 26 जनवरी, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और ये बेहतरीन प्रश्न है भाई, दिल छू लिया इस प्रश्न ने, वाह!
अगला प्रश्न है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो 1973 में। ठीक। अगला प्रश्न बैठक व्यवस्था से हो जाता है, जिसमें क्या कहा जा रहा है देखते हैं कि पी क्यू आर एस टी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। बहुत अच्छी बात है। एस, पी और आर दोनों के ठीक बगल में बैठा है। अच्छा, इसमें थोड़ी व्यवस्था अलग हो जाएगी। एस जो है वो पी और आर दोनों के बगल में बैठा है। हो सकता है कि आर इधर हो, पी इधर हो, ऐसा भी हो सकता है। दोनों स्थितियों को हम लेके चल रहे हैं। ओके, आगे देखेंगे कि आर, एस और क्यू दोनों के ठीक बगल में बैठा है। और जो ठीक है, आर जो है एस और क्यू, देखिए आर जो है एस और क्यू, क्यू को यहाँ बिठा देंगे तो आर एस और क्यू के बगल में बैठा है, और क्यू को यहाँ बिठा देंगे तो क्यू आर और एस के ठीक बगल में बैठा है, बैठ गया। क्यू आर और टी, क्यू जो है आर और टी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। क्यू जो है आर और टी, भैया यहाँ पे देख लो, ये हो गया। क्यू आर और टी के दोनों के ठीक बगल में बैठा है, हमने बैठा दिया। ठीक। इनमें से कौन क्यू के ठीक बगल में बैठा है? क्यू के ठीक बगल में कौन बैठा है? क्यू के ठीक बगल में कौन बैठा है? टी और आर बैठे हैं। टी और आर या आर और टी अपना सही जवाब हो जाएगा। हमने दोनों स्थितियों में बना के देख लिया, दोनों स्थितियों में अपना सही जवाब आ रहा है, तो इसमें कोई समस्या वाली बात तो है ही नहीं। इसमें कुछ सोचने वाले की ज़रूरत ही नहीं है, एकदम सही प्रश्न का उत्तर मिल चुका है हमें। ठीक, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है कि गोसी खुर्द सिंचाई राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि है कथन और धारणा। काफ़ी मुश्किल प्रश्न ये होते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि कथन, स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होने के बाद स्मार्टफोन और लैपटॉप की मांग में काफ़ी वृद्धि हुई है। बहुत अच्छी बात है। धारणा देखते हैं, लोग अपने बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप खरीद रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये तो धारणा एकदम सही है। भाई लैपटॉप और स्मार्टफोन की मांग क्यों बढ़ी है? क्योंकि लोग खरीद रहे हैं अपने बच्चों को इस ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए। ठीक है, ये एकदम सही बात है। दूसरा है, ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो भैया ये धारणा तो गलत है। आप डेस्कटॉप कंप्यूटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हालांकि डेस्कटॉप के बारे में ऊपर कथन में कुछ कहा ही नहीं गया है, तो इसकी भी इस वजह से भी ये किसी काम का नहीं है। तो इसमें केवल धारणा एक ही निहित है। तो पहला जो तीसरा वाला विकल्प है अपना सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेंगे, कथन निष्कर्ष बड़ा छोटा करने वाला अपना काम है, और इसमें हमने कहा गया है कि कौन से या कौन से कथन मतलब सही है। विकल्पों में भी आप देख सकते हैं कि हमको सही 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 वाला देखना है। ठीक है, तो ये कथन पे चलते हैं। कथन में हम देख पाते हैं कि ये इतना बड़ा सा हमको दिखाई दे रहा है। ठीक, और निष्कर्ष से ही डायरेक्ट देख लेते हैं। निष्कर्ष में आ जाता है कि एफ और जेड बराबर हैं। एफ और जेड, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, बराबर होने के लिए यहाँ पे हर जगह जैसे बराबर का चिन्ह दिखाई दे रहा है एफ का निष्कर्ष में, तो बराबर का चिन्ह यहाँ पे हमको नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि नीचे हमें छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये वाला छुटकू सा दिखाई दे रहा है, वो हमारे काम का नहीं है। ठीक, बराबर अगर ये कहना चाहता है तो भरपूर मात्रा में पूरी तरीके से बराबर होना चाहिए, जिस वजह से ये वाला तो गलत हो गया। ठीक, दूसरा वाला देखेंगे कि ई बड़ा है बी से। ई और बी के बीच में देखेंगे, ई की ओर ये सिंबल दिखाई दे रहा है कि ये बड़ा है, बहुत अच्छी बात है। बराबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बराबर एकदम अच्छी बात होती है, वो हर चीज़ को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे केवल दूसरा वाला निष्कर्ष ही एकदम सही जवाब रहेगा, पहला वाला निष्कर्ष इसमें गलत है। तो इसमें देख सकते हैं केवल निष्कर्ष 2 सही हैं। ओके, तो दोस्तों अगला वाला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं कि समूह 16 के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक आध्यात्मिक गुण पाए जाते हैं? तो आइए समूह 16 को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपको समूह 16 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिखाई तो दे रहा है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन भी है, ये सल्फर भी है, सल्फर भी अपने पास है ना यहाँ पे, और ये पीओ ये क्या है? पोलोनाइ पोलोनियम पोलोनियम भी है, और ये भी है। ठीक है, सब तो हैं इसी में। तो लेकिन सर्वाधिक आध्यात्मिक गुण जो है सबसे ऊपर वाले में होता है। ठीक है, आध्यात्मिक गुण जो होता है ऊपर वाले में सबसे अधिक धीरे-धीरे कम होता जाता है नीचे की ओर जैसे-जैसे आएँगे। तो ऑक्सीजन सबसे आध्यात्मिक गुण धारण करने वाला तत्व है। ठीक?
अगला वाला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिखाई दे रहा है कि नीचे दी गई आकृति में एल और एम समांतर है। ये देखिए, ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर हैं। यहाँ पे एल और एम नाम भी लिखे गए हैं। 2x + y का मान ज्ञात करना है हमें। y यहाँ दिखाई दे रहा है, x यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अगर हमको कोण बनाना अच्छे से आता है तो हम यहाँ पे वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे। देखिए भाई, बात ये है 60 यहाँ पे है तो ये भी 60 हो जाएगा। इसको कहा जाता है संगत कोण। दोनों बराबर देखने में लग भी रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, रेखी सीधी रेखा पे 180 अंश का कोण टोटल होता है। ये ऋज कोण है, 180 अंश होता है ये। तो इन दोनों का योगफल भी 180 होगा। तो 180 में अगर हम 60 को घटा देंगे तो हमको बच जाएगा 120, जो कि हो जाएगी y की वैल्यू, y का मान हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे y की वैल्यू तो निकल आई। x और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो ये दोनों कोण दिखाई दे रहे हैं 105 और x, ये कहलाते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, ठीक। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो दोनों कोण होते हैं, इन दोनों का योगफल 180 अंश होता है। हाँ, स्कूल में आपने इसको पढ़ के रखा होगा ये तो, और छोटी भी कक्षाओं में ये देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक। तो 180 में अगर 105 को घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 75 डिग्री। बहुत सिंपल सा, अच्छा सा घटाना है, कोई समस्या है तो नहीं इसमें। तो 75 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। अब वहाँ पे हमसे प्रश्न में पूछा, देखिए यहाँ पे 120 हो गया, यहाँ पे 75 हो गया, ओके। मैं थोड़ा-सा ज़ूम आउट करना चाहूँगा, ठीक। यहाँ पे हो गया 75, यहाँ पे हो गया 120, हमने करके आपको समझाया। अब 2x + y की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 2 गुणित 75 + 120 का मान पूछ रहा है। 5 दूनी ये 10, 7 दूनी 14, 1 15 प्लस 120 करना है। 0 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। 270 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा, पहला विकल्प, ठीक है। बहुत ही आसान ये प्रश्न था। अगला वाला प्रश्न देखते हैं। उसमें क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति ने 75,000 रुपए की धनराशि 7.5% वार्षिक ब्याज के साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष के लिए निवेश की। 6 वर्ष बाद प्राप्त होने वाला मिश्र धन क्या होगा? तो भाई बात यह है कि 75,000 रुपए की धनराशि है और इसकी दर जो है 7.5 है। 7.5 को 7 दूनी 14, 1 15, 15/2 भी कहा जा सकता है। और 6 साल का समय है और नीचे अपना 100 तो रहेगा ही। ये 2 जीरो कट जाएँगे, 2 से 6 को काट देंगे, 3 मिल जाएगा। और और काटेंगे, गुणा करेंगे बस। 15 से गुणा करें, 15 दूनी 33, यहाँ 45, यहाँ पे 45 मिल जाएगा इन दोनों का गुणा। अब 45 से गुणा करा लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो 75 जीरो है और 45 है। 5 पचम 25, 5 सते 35, 2 37, 4 पंचे 20 का जीरो यहाँ से लगे 2, 4 सते 28, 2 30, 0 5 7 3 3। ओ भाई साहब, इतना ज़्यादा हो गया? 33,750, उसमें अपना ये जोड़ना भी है, अभी मिश्र धन निकालना है ना। 75,000 तो जोड़ना है। 0 ज़ीरो नहीं होगा। 5 7 5 3 8 7 3 10, 10 10 108 750। हाँ ठीक है, यही वाला पहला वाला विकल्प अपना मिल गया। इतना ब्याज हो जाएगा साधारण ब्याज की दर पे? बहुत अच्छी बात है। ब्याज की दर ज़्यादा दे रहा है ना यार। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि एक्स और वाई एक कार्य को 8 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। यदि वे वैकल्पिक यानी कि एक-एक दिन छोड़कर दिनों में कार्य करते हैं, ठीक है? जिसमें एक्स पहले दिन कार्य करता है, उसके बाद फिर वाई कार्य करता है, ठीक? दोनों उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो भैया एक्स हो गया और वाई हो गया। ये 8 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है। इन दोनों का जो एलसीएम होता है वो 24 हो जाएगा। 8 और 1 24 होता है, ये 3, यानी कि एक्स काम करता है 1 दिन में 3 काम करता है। 12 दूनी 24, वाई 1 दिन में 2 काम करता है। ये दोनों मिल कर के 2 दिनों तक अगर काम करेंगे तो ये 5 काम को निपटा देंगे। यही 3 और 2 को जोड़ करके मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये वैकल्पिक दिनों में काम करता है, इसलिए 2 दिन की मैं बात बता रहा हूँ। पहले दिन एक्स आएगा 3 काम निपटाएगा, दूसरे दिन वाई आएगा 2 काम निपटाएगा, यानी 2 दिनों में 5 काम हो जाएंगे। टोटल काम आपके पास 24 है, तो 5 से हम भाग करने वाले हैं, ठीक है? तो 5 से हम 24 को भाग करेंगे तो 5 चौके 20, बचेगा 4, 4 काम बच जाएगा, ठीक? तो ये जो 4 दिन निकले हैं और ये जो 4 शेषफल बचा है, इन दोनों का भी सामना करेंगे हम। फिलहाल तो ये जो 4 भागफल आया है, इस 4 का इस 2 दिन वाले से 2 से गुणा कराएँगे, तो हमारा जो काम हो जाएगा 4 दूनी 8 दिन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक?
और अभी 4 काम बचा है। देखिए अब आएगा x काम करने के लिए जो कि 3 काम करेगा। 4 में से 3 काम गया, 1 काम बचेगा। अच्छा इसने 3 काम किए तो इसने 1 दिन का और समय ले लिया तो ऐसे में 9 दिन हो गए। अब एक जो काम बचा है उसके लिए आएगा y काम करने के लिए जो 1 दिन में 2 काम करता है। 1 दिन में 2 काम करता है, तो 1 काम करने के लिए उसे आधा दिन लगेगा। इसी 2 से भाग करेंगे, ठीक है? तो ये 1/2 मिल जाएगा। यानी 9 दिन तो अभी हो चुके थे, 9 दिन अभी हो चुके थे, आधा दिन और लग गया, 9 सही 1/2 दिन का टोटल समय लग गया। तो ऐसे में आपका तीसरा वाला विकल्प सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? तो इसको प्रॉपर तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। हालाँकि अच्छा लगे तो अच्छा बात है, नहीं अच्छा लगे तो भाई क्या ही कर सकते हैं। खैर चलते हैं अगले वाले प्रश्न में। अगले वाले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं जिसमें अक्षर प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर देना है। ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक बाद में एक व्यंजक और ठीक पहले एक स्वर है। इसका मतलब है हमको पहले पहले स्वर है मतलब स्वर खोजना है जिसके बाद में प्रतीक हो और उसके बाद में एक व्यंजन भी होना चाहिए। ऐसा मामला में खोजना है। तो हम पहले स्वर खोजेंगे, ठीक है? हम यहाँ से चलते जाएँगे, चलते जाएँगे, चलते जाएँगे। यू पे एक स्वर है, जिसके ठीक बाद एक प्रतीक और बाद में एक व्यंजन भी दिखाई दे रहा है, तो हमको ये चीज़ तो मिल गई है। आगे एक स्वर देख पा रहे हैं ई के रूप में, जिसके बाद में एक प्रतीक और एक व्यंजन भी दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। फिर आगे और कौन सा स्वर दिखाई दे रहा है? ए दिखाई दे रहा है, जो एक स्वर है, उसके बाद में एक प्रतीक और इसके बाद में एक व्यंजन है, हमको एक और दिखाई दे रहा है और हमको कोई स्वर दिखाई भी नहीं दे रहा है इसके अलावा। तो हम यहाँ पे 3 ऐसे सेट प्राप्त कर चुके हैं, तो 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? तो बहुत बढ़िया बात है, आगे चलते हैं। अगला वाला प्रश्न है कि निम्न में से कौन-सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? तो डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स श्वेत रक्त कणिकाएँ जो होती हैं, वो अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती हैं। अगला प्रश्न है कि अतीत में खर्च की गई लागत अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाती है? तो विफल लागत कहलाती है, विफल लागत। अगला प्रश्न है कि यदि हम इसमें अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो सफ़ेद अवक्षेप बनता है। तो AlCl3 यानी कि एल्युमिनियम ये क्लोराइड होगा, ठीक है? एल्युमिनियम क्लोराइड में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें हमें कहा गया है कि एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह आगे 2 घंटे की यात्रा करता है। पूरी यात्रा करने के लिए उसे औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो बाद के 2 घंटों में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो भैया ये 80 किलोमीटर की यात्रा है, 80 किलोमीटर की यात्रा है, जहाँ पे उसे 3 घंटे का समय लगा है। और ये फिर आगे की यात्रा है जिसमें उसने 2 घंटे का समय लिया है। यहाँ की दूरी किलोमीटर में हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं, चलने देते हैं। कह रहे हैं अगर हम यहाँ पे टोटल समय देखें तो 3 तो 5 घंटे का समय लग रहा है, अच्छी बात है। औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय, ठीक? हम कुल दूरी निकाल रहे हैं टोटल डिस्टेंस, ठीक है? जिसमें 5 घंटे का समय ले रहे हैं और 30 की चाल ले रहे हैं और 5 तिहाई 15 150 किलोमीटर हमें प्राप्त हो पा रहा है, ठीक? 150 किलोमीटर की डिस्टेंस हमें प्राप्त हो रहा है। ये जो 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये कुल दूरी है। क्या कहा भैया? ये कुल दूरी है, कुल दूरी है और 80 किलोमीटर की दूरी हमको यहाँ दिखाई दे रही है, बाकी बची की दूरी कितनी किलोमीटर की होगी वो ज्ञात करने के लिए हमें 80 घटा देना होगा, ठीक है? 0 हो जाएगा, 15 में से 8 गिने तो 7 होता है, 70 किलोमीटर की दूरी बच जाएगी, जो कि उत्तर हो जाएगा 70 किलोमीटर यहाँ पे। तो समझ में आ गई बात? इसमें हमको एक्स मानने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया था कि वहाँ पे एक डिस्टेंस है, पता नहीं कितने की है पर है। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया कि इस प्रश्न को हमें कैसे करना है। सो दोस्तों अगला वाला प्रश्न देखेंगे। अगले वाले प्रश्न के लिए हमें थोड़ा-सा और व्यवस्था को व्यवस्थित करना होगा। हाँ, चलिए ठीक है, अब पर्याप्त है। तो दी गई आकृति में आपको ये कोण एबीसी और एबीडी बराबर दिए गए हैं। जहाँ पे आपको ये चिन्ह दिखाई दे रहा है, यही वो दोनों कोण हैं, एबीसी और एबीडी। तो ये समझ में आ ही गया होगा, कोई समस्या नहीं है। दूसरा है कि बीसी बराबर बीडी। देखिए बीसी बराबर बीडी आपको दिया गया है। ओके, वहाँ पे देखिए ये लाइन खींची गई है तो ये उसी का सिंबल है। आपने इसको हाई स्कूल में पढ़ा होगा। तो आपसे पूछ रहे हैं जो त्रिभुज सीएबी है वो किसके कौन से त्रिभुज के सर्वांशम होगा? मतलब सीएबी ऐसे वाले त्रिभुज की बात कर रहा है।
मतलब पहले सी से शुरू किया, ए पे गया, फिर बी पे गया, फिर सी पे, ऐसे हो गया। इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो ये किसके बराबर होगा? तो भाई बात यही है कि अ, कैसे कैसे मैं आपको समझा दूँ। जैसे कि इसमें ये बी सी बराबर है बी डी के। अब देख सकते हैं यहाँ पे बी सी है, तो यहाँ पे बी डी होना चाहिए, यानी बी होना चाहिए, यहाँ पे डी होना चाहिए। ओके। और ऐसा करके बी और डी तो है नहीं, बी और डी इसमें है, बी और डी नहीं है। ऐसे में आपको केवल दूसरा वाला विकल्प के रूप में ये दिखाई दे रहा है। खैर, मैं और अच्छे से समझाना चाहूँगा कि ये वाला भुजा, ये वाली भुजा, ये वाला कोण बराबर है, तो बस ये हो गया। अगर ये सी ए बी कह रहा है, तो डी ए बी ही अपना सही जवाब होगा। जैसे ये बाहर से ऊपर फिर इधर आया, वैसे ही बाहर से ऊपर फिर नीचे आएगा। इसी प्रकार से हमको नामकरण करने की आवश्यकता होती है, बस नामकरण ही इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि हाई स्कूल में आपको सिखाया जाता है, जहाँ ये हालाँकि 9th में रहता है, ठीक? सर्वांग क्षमता 9th में रहती है, 10th में समरूपता आ जाती है। तो आपने आपने ऐसे देखना है कि जैसे यहाँ पे BC है और ये BD है, तो आपको यहाँ पे खोजना है, जैसे BC ऐसे हो गया, तो यहाँ पे आखिर में BD, यानी इधर B होना चाहिए और इधर D होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे वाले विकल्प में ही केवल ऐसा B और D दिखाई दे रहा है, बाकियों में नहीं दिखाई दे रहा है। B यहाँ पे है पर यहाँ पे D नहीं है, B नहीं है, यहाँ पे B नहीं है। तो दूसरे वाले विकल्प में केवल एकमात्र ऐसा विकल्प है जहाँ पे ऐसा व्यवस्था है। तो समझ में आ गई बात? ये ऐसे ही हमको देखना होता है। अगला वाला प्रश्न देखते हैं, इसमें कह रहे हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध के रूप में हुई थी। बांधों के निर्माण की कुछ हानियों का उल्लेख नीचे दिया गया है। अगर बांध बनाया जाता है उसमें कुछ हानियों का उल्लेख है। उनमें से कौन सा बांध निर्माण का एक लाभ है? यहाँ पे सभी हानियां दी गई हैं, लेकिन उसमें से एक लाभ है, वो देखना है। तो सभी हानियाँ ही हैं, ठीक है? उसमें से लाभ खोजना है। वनों की कटाई और जैव विविधता का नुकसान, बिल्कुल सही बात है। वनों की कटाई हो जाती है और जैव विविधता का नुकसान होता है, ये इसका हानि है, एकदम सही बात है। लाभ खोजना है हमें। जनता के धन के बहुतायत में इस्तेमाल बाँध बनाने पर, भाई ये जनता का जो भी धन टैक्स से वसूला जाता है उसका यहाँ पे इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सही बात है, ये एक हानि है। ये सिंचाई और विद्युत उत्पादक में सहायक होता है, तो लाभ है, यही मात्र एक है जो लाभ है। अतः अगला है, बहुत से आदिवासी और किसान विस्थापित होते हैं। भैया जहाँ बांध बनाया जाता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए नदी ऐसे आ रही है और यहाँ पे बांध बना दिया जाएगा, तो इधर की ओर पूरा पानी भर जाएगा। तो यहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे उनके वहाँ पे तो पानी भर जाएगा, तो वहाँ से हटना पड़ जाएगा। और यहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे उनको पानी की किल्लत हो जाएगी, क्योंकि पानी इतने आसानी से मिलता नहीं है। कभी कभी बांध छोड़ा जाता है, कभी नहीं छोड़ा जाता है, और कभी अचानक से छोड़ दिया जाता है, ढेर सारा पानी आ जाता है। तो यहाँ पे ये आदिवासी और किसानों को विस्थापित होना पड़ता है, तो ये भी एक नुकसान ही है। यहाँ पे केवल लाभ के रूप में तीसरा वाला विकल्प सही जवाब है। अगला वाला प्रश्न देखते हैं, जो कि रीजनिंग का एक छोटा-सा प्रश्न हो जाता है, जिसमें आपको बस इतना सा देखना होता है कि इन दोनों में जो संबंध है वही इसमें संबंध है, वही इसमें किसमें संबंध क्या है, ये हमको खोजना होता है बस। ठीक? तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए 8 और 14 के संबंध क्या हैं, देखते हैं कि 8 दूनी 16 होता है, ये तो हमको समझ में आता है। कि 8 दूनी 16 होता है, 16 में से 2 घटा देंगे तो हमको 14 प्राप्त हो जाएगा। 12 दूनी 24 होता है, ठीक है? 12 दूनी 24 होता है, 24 में 2 घटा देंगे तो हमको 22 प्राप्त हो जाएगा। वैसे 21 दूनी 42 होता है, 42 में से 2 घटा देंगे तो हमको 40 प्राप्त हो जाएगा। 40 जो कि ये दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हमारा चौथा वाला विकल्प एकदम सही जवाब हो जाता है। अगले वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखते हैं कुछ। अगला वाला प्रश्न देखते हैं, इसमें कहा गया है कि अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 साल कम है। अच्छी बात है। यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है, तो अरुणा की आयु क्या होगी? अरुणा की बहन जो उससे छोटी है, उसकी साल 18 साल है, छोटी बहन 18 साल की है, तो जो कि अरुणा की बहन है 8 साल कम है, तो उससे 8 साल बड़ी होगी। सिंपल बात है। 8, 8, 16, 26, 26 साल की होगी अरुणा। इतना सिंपल सवाल था ये। चलो अच्छी बात है। अगले वाले प्रश्न के बारे में देखते हैं कि एक छात्र ने किसी गोलीय दर्पण दर्पण है भैया का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक अस्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है, जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में कौन सा कथन सही है? मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपके दिमाग में चल रहा है वो उत्तल लेंस है। क्या भैया? लेंस है। लेकिन उत्तल लेंस नहीं, यहाँ पे दर्पण। देखिए भैया, होता क्या है, आपके पास एक उत्तल लेंस होता है, सूर्य का प्रकाश आता है जिसको आप एक जगह पे इकट्ठा होता है, कागज जला देता है। लेकिन ये लेंस होता है, हमारे पास दर्पण की बात कर रहे हैं। तो दर्पण हमारे पास दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से।
एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक है, जो प्रकाश को फैलाता है, और एक होता है अवतल दर्पण, ठीक है, ऐसा वाला होता है। समांतर प्रकाश की किरणें जो आएँगी ऐसे अवतल दर्पण में ऐसे समांतर प्रकाश की किरणें आएँगी और वो फ़ोकस पे इकट्ठा हो जाती हैं, ऐसा वाला मामला होता है। और यहाँ पे कागज़ रख दिया जाए तो जल ही जाएगा, ठीक? इधर से प्रकाश भी आएगा, इधर की ओर कागज़ भी रखना है तो जला देगा। तो ऐसे वाले दर्पण को क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण कहा जाता है। यह एक अवतल गोलीय दर्पण है, बिल्कुल सही बात है, ठीक? इसकी फ़ोकस दूरी धनात्मक होती है, गलत बात। इसकी फ़ोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक? यह एक अभिसारी दर्पण है, अभिसारी माने इकट्ठा करने वाला, अपसारी माने फैलाने वाला। तो ये अभिसारी इकट्ठा कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। ए और सी दोनों सही हैं। तो यहाँ पे पहला वाला विकल्प अपना सही जवाब है, ठीक? तो अगले वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं, जहाँ पे कहा गया है कि 6 गायक हैं आपके पास, सभी के नाम अलग-अलग है, कोई बात नहीं है। कार्यक्रम एक ही महीने जुलाई के अलग-अलग दिनों अर्थात 12वें, 13वें, 14वें 12वें, 16वें, 21वें, अच्छा ठीक है, इन दिन में हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। 6 गायक हैं, 6 तारीखें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन डेट वाइज़ लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर। जैसे कि 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 21 हो गया, 25 हो गया और ये 31 हो गया, 6 बात हैं। अब हम व्यवस्थित करेंगे इन सब के नामों को। डब्लू का संगीत कार्यक्रम एक्स से पहले किसी दिन है। जो डब्लू का है वो एक्स से पहले होगा, वो किसी दिन हो सकता है, ठीक? लेकिन 21वें दिन नहीं है। ओके, 21वें दिन नहीं है। डब्लू का संगीत एक्स से पहले है लेकिन 21वें दिन नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखा जाएगा आगे। वी का संगीत कार्यक्रम 14वें दिन है। वी का संगीत कार्यक्रम 14वें दिन है, तो 14 पे वी हमने फिक्स कर दिया, अच्छी बात है। ठीक है। केवल ए का संगीत कार्यक्रम ही एक्स के संगीत कार्यक्रम के बाद है। एक्स के बाद केवल एक ए का है, तो ए का एक्स के बाद है। लो भैया, ए का सबसे बाद में रख देते हैं, एक्स का उसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है। और डब्लू का 21 तारीख को ना हो करके इन 2 दिनों में किसी एक दिन हो सकता है, वो हम बाद में देखेंगे। वाई का संगीत कार्यक्रम वी के संगीत कार्यक्रम से पहले है। वी से पहले वाई का है, तो लो भैया वाई को हमने ऊपर रख दिया यहाँ पे, और अरे अच्छा वाई बन जाओ, ठीक है, अच्छा बन गया है। अब हम डब्लू को भी व्यवस्थित कर सकते हैं। डब्लू का जो है 21 को नहीं है, तो डब्लू को हम 16 पे रख देते हैं, और 21 को फिर कौन बच जाता है उसको रख देते हैं डब्लू, जेड का बच जाता है, जेड को हम रख देते हैं 21 तारीख को। तो हमने सभी को व्यवस्थित कर दिया। किस गायक का संगीत कार्यक्रम जुलाई के 21वें दिन है? 21वें दिन जेड का है, तो जेड अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बैठक व्यवस्था बहुत आसान सा प्रश्न था, हमने आसानी से इसको व्यवस्थित कर दिया है। ठीक, जितना ये कहता है उतना ही हमें करना है और काम हमारा हो जाना है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अगले बात प्रश्न की बात कर लेते हैं। कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थिति में कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा निर्धारित करने के लिए क्या कहते हैं नियम का उपयोग। तो भैया इसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेरित धारा उत्पन्न करना है, कुंडली का नाम दिया है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत का काम दिया गया है। तो ये सारा काम जनरेटर में होता है, जिसको हम जनरेटर कहते हैं, ठीक है, यानी बिजली हम बना रहे हैं। ठीक, दाएँ हाथ से हम बिजली बनाते हैं, बाएँ हाथ से हम खर्च करते हैं। तो ब्लेविंग के बाएँ हाथ का नियम मोटर पे संबंधित होता है, जिसमें जो ये प्रेरित धारा है ये उत्पन्न नहीं होती है। उसमें धारा हम देते हैं और मोटर चलती है। तो समझ में आ गया? ये जनरेटर का मामला है, तो ये फ्लेमिंग के दाएँ हाथ का नियम होगा। ओके? अगला प्रश्न केमिस्ट्री का है, जिसमें हमें इसका कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित अपक्रिया कौन से है? यहाँ पे बेरियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, ये सब कुछ बना हुआ है। अब हमें इसमें देखना है, ध्यान से समझने का प्रयास करना है। ठीक है? तो भई बात ये होती है, जैसे पहले वाली की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सल्फेट SO4 2 ही है, यहाँ पे SO4 के ऊपर 3 लगा है, तो ये लोग तो बराबर नहीं हो गए। ठीक? SO4 पूरा-पूरा हम देख रहे हैं, जिसके ऊपर आगे 2 है, तो इसका मतलब ये SO4 यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे SO4 पे 3 लगा है, SO4 यहाँ पे 3 है, तो ये तो बराबर नहीं है। दूसरा वाला तो बराबर है ही। चलो हम दूसरे वाले को बाद में चेक कर लेते हैं, पहले इधर चेक कर लेते हैं। इसमें क्या कमियाँ हैं? ठीक? ओके, इसमें कोई कमी तो दिखाई नहीं दे रही है। AlSO4 ठीक है। इस तीसरे वाले विकल्प में आपको जो दिखाई दे रहा है, ये AlSO4 जो दिखाया है, AlSO4 कुछ होता नहीं, Al2SO4 होल थ्राइस ही होता है, एल्युमिनियम सल्फेट, इस वजह से ये गलत है, ठीक है। चौथे वाले विकल्प में दिखाई दे रहा है कि अपने पास क्या है कि कुछ तो इसमें क्या कमी दिखाई दे रही है, BaSO4, यहाँ पे SO4 3 है, यहाँ पे SO4 केवल 1 है, ठीक। ये हो गया बात।
अब यहाँ पे आप समझ ही सकते, देखो यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम सल्फेट, बाकी जगह पे Al2SO4 होल थ्राइस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे AlSO4 के लगे, AlSO4 कुछ होता ही नहीं है, अभी तक हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, इस वजह से यहाँ पे तीसरा वाला विकल्प इसी वजह से गलत है। और बाकी दूसरा वाला विकल्प अब सही हो जाता है, एकमात्र ये बच जाता है जो सही है, जो संतुलित भी है, और यहाँ पे हम पढ़ने पर मतलब हमको Al2SO4 होल थ्राइस जो दिखाई दे रहा है ये एल्युमिनियम सल्फेट होता है, ठीक है। तो बस ये तो अपना दूसरा वाला विकल्प एकदम सही जवाब हो गया। अगला वाला प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। इसमें बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियाँ संभव हैं। सभी चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में ही बात कर रही हैं और ये एक दूसरे के समांतर हो सकते हैं। तो ये समांतर हो सकती हैं क्योंकि जब चुंबक ऐसा दंड चुंबक जो होते हैं ना, अगर ऐसा रखा जाए तो इसमें बल रेखाएं समांतर ही होती हैं, और किसी भी चुंबक के अंदर जो बल रेखाएं गमन करती है वो समांतर ही होती हैं, तो ये समांतर हो सकती हैं, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेद दिखाई दे रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होती, कभी भी बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी। संकेंद्रीय वृत्त हो सकती हैं, तो हाँ बिल्कुल हो सकती हैं, जैसे कि जैसे मैक्सवेल का ये जो दाएं हाथ का स्क्रू का नियम होता है, जिसमें अगर धारा ऐसे जा रही है तो किसी धारावाही चालक में, तो उसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं जो उत्पन्न होती है वो संकेंद्रीय ही होती हैं। सॉरी, मैं अच्छा से बनाना चाहूँगा, अगर वो ऐसा है तो यहाँ पे अरे ठीक है, अच्छी बात नहीं है। तो जो भी चुंबकीय बल रेखाएँ होती हैं वो संकेंद्रीय होंगी, अगर इसमें से ऐसे ऐसे तो नहीं, मतलब इसके लंबवत अगर कोई रेखा जा रही है, कोई धारावाही तार जा रहा है, तो उसमें संकेंद्रीय भी हो जाती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएँ ये दोनों हो सकती हैं, प्रतिच्छेदी नहीं हो सकती हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं तीसरा वाला विकल्प, जिसमें केवल ए और बी मतलब दोनों ही सही हैं, तो यही सही जवाब होगा। तो अगला वाला जो प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, कह रहे हैं इसको किसी निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम आइए थोड़ा समझते हैं कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ से पी से के हो रहा है, पी होता है अपना 16 नंबर पे, पी होता है 16 नंबर पे, के होता है 11 नंबर पे। अगर आप इसको सही से समझे तो इनका योगफल कितना मिल रहा है, 27 हो रहा है, और आर और आई, आर होता है 18 नंबर का, आई होता है 9, इनको जोड़ने पर भी आपको 27 देखने को मिल जाएगा। ई होता है 5 पे और वी होता है 22 पे, तो 22 5 27 होता है। ये जो हो रहा है, इनको जोड़ने पे हमें से जो 27 मिल रहा है, ये इनका एग्ज़ैक्टली विपरीत होता है भाई साहब, ठीक है? विपरीत होता है। तो जैसे शुरुआत से पहले नंबर पे ए होता है, आखिरी में सबसे पीछे से देखेंगे तो ज़ेड होता है, ये दूसरे विपरीत है। तो यहाँ पे देखिए ए का विपरीत आपको ज़ेड भी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ सब विपरीत हो रहा है मामला। तो हमको बस विपरीत वाला ही खोजना है और हमारा उत्तर मिल जाएगा। जल्दी-जल्दी होता है अपना 4 पे, 27 में से 4 को घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा? 23 मिल जाएगा, 23 मतलब डब्लू, हमको डब्लू दिखाई दे रहा है। आई होता है 9 पे, 27 में से अब आई के विपरीत यहाँ पे आपको एक जगह पे आर देखने को मिला था, तो इसमें डायरेक्ट हम आर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? उसका तो हमको पता चल जाएगा। आर का विपरीत, जैसे आई के विपरीत आर, तो जैसे आर का विपरीत आई हो जाएगा, ठीक? ये हो गया। टी होता है 20 पे, 27 में 20 घटाएँगे तो बचेगा 7, तो 7 का होता है कितना? जी। तो WRIG, WRIG, WRIG देखिए, यहाँ पे इसमें गलत हो रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, WRIG खाली दूसरे में मिल रहा है। तो हमने शुरू के 4 अक्षरों को कोड कर लिया, तो हमारा यहाँ पे उत्तर मिल गया। पूरा में कोड करने की ज़रूरत नहीं, जितने में हमें उत्तर मिल जाए बस उतने में देखना होता है, उतने में से काम बना लो, बस हो गया। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ तो यही होती है कि कोड खोजना कि क्या है इसमें कोड, ठीक है? तो यहाँ पे विपरीत वाला कोड चल रहा है, ओके। अगला वाला प्रश्न देखते हैं, जहाँ पे हमको क्या लिखा था, निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करके पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, जिसमें ए शिक्षाविद हैं और ई शिक्षक, डी महिलाएं, बी पुरुष, सी चिकित्सक हैं। तो 4-5 गोले दिए गए हैं। तो विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं उन भाग से संबंधित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। तो निम्न संख्याओं का योग क्या होगा? निम्न संख्याओं का योग, वे शिक्षक, वो महिला शिक्षाविद जो शिक्षक हैं, मतलब क्या कहना चाहते हो? मतलब अच्छा वाला काम चल रहा है, ठीक है। महिला शिक्षाविद, महिला कौन-सा है? डी है महिला, ये हो गया महिला, ठीक। महिला है, डी महिला है, शिक्षाविद ए। जो महिला भी हो, महिला और शिक्षाविद, शिक्षाविद ए वाला, ठीक है। महिला शिक्षाविद जो शिक्षक हो, और शिक्षक कौन-सा है? शिक्षक, शिक्षाविद और शिक्षक, शिक्षक ई है। ई वाला ये एरिया है, ये वाला और ये 19 यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रहा है। हमको मिल रहा है पहले वाले में 19, ठीक। मैं देखिए बात यही है, महिला है डी वाले में, शिक्षाविद है ए का, और शिक्षक है ई, ये पूरा घेरा। इनमें जो कॉमन हो रहा है वो हो रहा है 19, तो हमारा भी इसके लिए 19 सही है। दूसरा, वे शिक्षक जो चिकित्सक हैं, शिक्षक, शिक्षक मतलब ई,
और चिकित्सक मतलब सी। ई और सी में कॉमन क्या है? तो देखिए ई वाला घेरा ये वाला है, सी वाला घेरा ये वाला है, तो यहाँ पे हमको 20 कॉमन दिखाई दे रहा है इन दोनों में। ये 20 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हमारा इसके लिए 20 सही जवाब हो जाएगा। और अगला है वे पुरुष जो ना तो शिक्षक है ना ही शिक्षाविद हैं। पुरुष को खोजेंगे जो कि बी वाला घेरा है। ये वाला घेरा पुरुष का है, जिसमें ना तो शिक्षक होने चाहिए और ना तो शिक्षक हो ना शिक्षाविद हो। शिक्षक शिक्षक जो हैं वो अपना ई वाला घेरा छोड़ करके, ठीक है, और ना ही शिक्षाविद शिक्षाविद कौन से थे? ए वाले। ए वाला घेरा छोड़ करके ई वाला घेरा छोड़ करके जो बचे वो पुरुष। तो यहाँ पे बचे हैं 28। बहुत ही खतरनाक ज़बरदस्त प्रश्न है। इन सभी का योग पूछ रहा है हमसे, तो 9 0 8 9 8 17 के साथ हाथ से लगे 1 2 2 4 1 5 1 6 63। 63 अपना सही जवाब हो जाएगा। ये काफ़ी बढ़िया और हैवी क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो पहले बात तो यहाँ पे महिला कुछ लिखा भी नहीं है, दूसरी बात इसमें ढेर सारी चीज़ भी पूछ रहा है, पर काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मानव वृक्क में विक्काणु के नलिका नुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्पंदन से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? तो ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल, इनका अवशोषण मानव वृक्क में विक्काणु द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है जो कि है अपना कथन निष्कर्ष का। कथन निष्कर्ष के प्रश्न में आइए थोड़ा कथन को पढ़ते हैं और बनाते हैं। सभी झरने नाले हैं। ये हो गया झरने, ये हो गया नाले, ये हो गया झरना, ये हो गया नाला, ठीक। कुछ नाले खड़ियाँ हैं, कुछ नाले, ये हो गया खड़िया। कोई खड़ी नल नहीं है, कोई खाड़ियाँ हैं, कोई खाड़ियाँ नल नहीं है। जितनी भी खाड़ियाँ हैं वो नल नहीं है, तो नल एक अलग ही एंटिटी हो जाएगी, अलग से बन जाएगा। कुछ नल खाड़ियाँ हैं। जब कोई खाड़ी नल नहीं हो गया तो नल और खाड़ियों के बीच में संबंध को दर्शाना और कहना कि कुछ नल खाड़ियाँ हैं, ऐसा गलत होता है, तो गलत हो गया, ठीक। ये गलत हो गया। कोई झरना नल नहीं है, तो यहाँ पे झरना है नाला के अंदर और नल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मामला ये है कि प्रश्न में कथन में हमको कहा गया है कि नल और कोई भी जो खाड़ी है वो नल नहीं है। नल और खाड़ी के बीच में संबंध कहा गया कि वो नहीं है। झरना से उसका कोई संबंध नहीं दर्शाया गया था। ये नल झरना के साथ अटैचमेंट रख सकता है, ठीक। और तो जैसे कि कह रहे हैं कि कोई झरना नल नहीं है, तो ये गलत है। और कहते हैं कि कुछ झरना नल हैं, तो वो भी गलत हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई संबंध ही नहीं बन पाता है। कुछ नाले झरने हैं, नालों का कुछ हिस्सा झरनों में है, तो बिल्कुल सही है। तीसरा कथन बिल्कुल यहाँ पे अपना तीसरा निष्कर्ष अपना एकदम सही निष्कर्ष है, जो कि मैच करता है। तो केवल तीसरा निष्कर्ष पालन करता है, यहाँ पे आप पहला विकल्प उत्तर देंगे। अगले वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं यदि इतना दिया गया है तो x की वैल्यू क्या होगी? देखिए यहाँ पे 2 की घातें x, देखिए गुणे में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, और यहाँ पे हम घातों की तुलना बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। 2 की घातें x है, तो हम यहाँ पे घात x को डायरेक्ट लिखते हैं। अब ये जो 4 है वो होता है 2 की घातें 2, ठीक। 2 की घातें 4 होता है, 2 की घातें 2, ये वाला घात 2 और 12 इनका गुणा हो जाएगा, 12 तो नहीं है 24 हो जाएगा, प्लस 24 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट काम कर रहा हूँ मैं, 2 यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। आप चाहें तो ऐसे 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। घातें जोड़ रहे हैं, हालाँकि लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो 8 है वो 2 की घातें होता है 3, और ये 3 और 3 का गुणा हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। बराबर के उस पार चलते हैं। 16 जो होता है 2 की घातें 4 होता है, और 4 और 11 का गुणा हो जाएगा, तो 11 चौके 44 मिल जाएगा। 9 4 13 33 हो रहा है, 33 को तो ले जाके घटा देंगे तो 11 मिल जाएगा, जो कि x की डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी। x की वैल्यू हो जाएगी 11। अब इसमें ये जो हैं चीज़ें आधार, यहाँ पे घातों की तुलना कर दी गई है, बस सिंपल सा आंसर है, मिल गया है, ठीक। घातों की तुलना पेड़। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। देखो भाई, बात ये होती है, ये जो 2 की घातें x है, ये 2 की घातें x है, प्लस नहीं गुणा है ना, गुणा। ये 2 4 जो है वो 2 की घातें 2 होता है, 2 की घातें 2 होता है, उसके ऊपर घात 12 है, तो वो गुणा हो जाएगा, ठीक। और गुणते यहाँ 2 की घातें 8 है, इसका 8 है, उसका मतलब 2 की घातें 3 होता है, और उसके ऊपर जो घात 3 ऑलरेडी है उसका उस घात में गुणा हो जाएगा। बराबर ये जो 16 दिखाई दे रहा है, ये 2 की घातें 4 होती है, और उसपे जो घात 11 लगी है उसका उसमें गुणा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से जो अब देखिए यहाँ पे गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पे 2 की घातें x प्लस ये 12 दूनी है 24 प्लस ये 3 त्रिका 9, ऐसे हो जाएगा। मामला समझ में आ रहा है? बराबर 2 की घातें 11 चौके 44 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आधार बराबर है तो घातें भी आपस में बराबर होंगी। तो ये
और ये बराबर होगा। इसलिए 24 और 9 को जोड़ करके हमको 33 प्राप्त हो गया, तो 33 प्लस एक्स बराबर ये 44। अब 33 उधर जाके घट गया तो 11 बच जाएगा। तो इस प्रकार से मेन रूप से ये सवाल ऐसे हल होती है, लेकिन हम डायरेक्ट भी सवालों को कर सकते हैं ताकि समय बचे। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, यदि x बटे वाई बराबर 3/2 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसमें सिंपल x बराबर 3 और y बराबर 2 ले लेंगे और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे 3 देखिए x स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे y है तो y के वैल्यू 2 है तो 2 का वर्ग 4। वैसे ही 9 माइनस 4 ऐसा मिल जाएगा। 9 4 ऊपर 13 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 9 में से 4 गया तो 5। 13/5 अपना सही जवाब हो जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न, ठीक है, बहुत ही आसानी से हो गया। पहले वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं। दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में ए और बी के स्थान पर क्या होगा? यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ये क्या होगा? तो भाई बात ये है कि जो NO3 है वो AgNO3 होगा, ओके, और ये जो Br है और उसके साथ के लग जाएगा KBr हो जाएगा। बहुत सिंपल बात, ठीक। अगले वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं, जो कि एक त्रिकोणमिति का प्रश्न होता है। इसमें कहा जाता है कि यदि थीटा एक न्यून कोण है तो इसका बराबर ये है, तो जो हर में ए दिखाई दे रहा है उसका मान क्या होगा? तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि हम इस तरफ वाले पक्ष को हल करेंगे और इसके बराबर करेंगे तो कुछ काम हो पाएगा। अब देखिए जो कोसेक माइनस कॉट है इसमें कुछ भी डायरेक्ट फार्मूला लगता नहीं है, तो अपन कोसेक को बदल सकते हैं 1/sin में, ठीक। ये 1/sin में बदल जाएगा और थीटा लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार। कॉट बराबर हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, ठीक। होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अच्छा नीचे वाला बराबर है तो हम इसको साइन ऐसे लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे, ठीक। अब स्क्वायर लिखा है तो दोनों के ऊपर ऐसे स्क्वायर लग जाएगा, ठीक। अब जो साइन स्क्वायर ऊपर वाले में जो साइन 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लगा है, इसमें 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिखा हुआ है, ठीक। आगे देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसमें एक के ऊपर भी स्क्वायर लगा सकते हैं। ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी खाते 2। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर तो है, नीचे वाले में सूत्र बन रहा है। क्या बन रहा है? 1 प्लस कॉस थीटा बन रहा है और 1 माइनस कॉस थीटा बन रहा है। 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर वाले से 2 बार जो था वो कट जाएगा तो 1 बार बचेगा। तो बच ये रहा है ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा बच रहा है, घाते 2 हट चुकी है और नीचे बच रहा है 1 प्लस कॉस थीटा। अगर इधर वाले पक्ष से आप मिलान करेंगे तो ऊपर वाला 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा दिखाई दे रहा है। नीचे वाला जो ए होगा वहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा होगा, जो कि तीसरे विकल्प में आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो पाएगा, जहाँ पे हम देख पाएंगे कि ए की वैल्यू क्या है। अगला प्रश्न ये है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है कि इस गहरे समुद्र में पानी नीले रंग का क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना की वजह से आसमान का रंग और गहरे समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। देखते हैं इसमें प्रश्न में हमसे कहा गया है कि बस यहाँ पे जो हो रहा है वही इन विकल्पों में किस में हो रहा है, बस देखना है। तो यहाँ पे हो जो रहा है वो देखेंगे। पहले बात तो ये एक शब्द दिया है और ध्यान से देखने पर हमको ये समझ में आता है कि यही अक्षरों को यहाँ पे प्रयोग किया गया है। बट यहाँ पे कौन से ऑर्डर में प्रयोग किया गया है? क्या ये ऐसे यहाँ लिखा गया है, इसको यहाँ लिखा गया है? तो मामला थोड़ा-सा गंभीर हो जाता है। लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि ओह माय गॉड! ये तो कुछ अलग हो गया। इसमें देखो डी के बाद ई आता है, इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखा गया है। इन वर्णमाला समूह में जिस प्रकार से ये रहते हैं, वैसे ही इनको रखा गया है। टी सबसे बाद में आता है, उससे पहले आर, ऐसे-ऐसे क्रम वाइज़ रखा गया। वही इसके साथ भी हो रहा है देखिए सी, ई, एफ, आई, के, एल, एल जो भी हो रहा है सब लाइन से रखा गया है। तो हमको भी यहाँ पे देखना है कि कौन सा लाइन से है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए पहले वाले विकल्प में एल जो होता है वो 12 पे होता है और 9 पे होता है, ये उल्टा हो गया, ठीक है? इसको पहले होना चाहिए था, उसको बाद में होना चाहिए था, इस वजह से गलत है। यहाँ पे देखोगे भैया ये आर से ही शुरू कर दिया, सी को पहले रखना चाहिए था या फिर ए को सबसे पहले रखना चाहिए था। और इसमें देखेंगे चौथे वाले में देखिए सी पीछे हो गया, बीच में कहीं पे हो गया है। हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जब यहाँ पे समझ में आ गया तो ये भी होना चाहिए। अब दूसरे वाले विकल्प में देखेंगे तो ए, ई, आई, एन, पी, आर, टी, तो ये सब लाइन से लगे हुए हैं, ठीक है? इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, तो इस वजह से दूसरा वाला विकल्प होना सही जवाब है। अगले वाले प्रश्न में देखते हैं, मैथ का प्रश्न है, कह रहे हैं शांति और कीर्ति की वर्तमान आय का अनुपात 7:3 है। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी और 5 वर्ष बाद कीर्ति की आयु कितनी होती है, ये हमको बताना है। तो भाई साहब बात ये है कि अभी वर्तमान में आयु है 7:3 का, ठीक है, अच्छी बात है। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी, तो 5 साल पहले यानी कि वर्तमान में अभी तो 35 की रही होगी। शांति कौन है? सबसे पहला वाला जिसका अनुपात 7 है। तो 35
7 के अनुपात में आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए 7 पंचे 35 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक? समझ में आ रही बात? मामला बस इतना सा है कि 5 साल पहले शांति, 5 साल बाद शांति क्या है 40 साल होगी, तो वर्तमान 5 साल बाद 40 की होगी ना। अभी वो कितने की है? तो अभी वो 35 की है। वर्तमान आयु का अनुपात 7 अनुपात 3 दिया है, वही रख दिया। अब ये शांति है, ठीक है? शांति है और ये कीर्ति है, ये सब लाइन से लगा हुआ है, ठीक? अब 7 जो 35 हो गया वो शांति वाला था, तो शांति के सामने रख दिया। 7 पचे 35 हो रहा है, 5 से गुणा हो रहा है, तो ये 3 पचे 15, इसमें भी 5 से गुणा कर दो, तो ये कीर्ति की वर्तमान आयु 15 साल हो जाएगी। लेकिन इसमें पूछ रहा है 5 साल बाद कीर्ति क्या होगी, तो 5 और जोड़ दो। 5 जोड़ने के बाद ये 20 साल की हो जाएगी, तो 20 साल अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। चलो अगला वाला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है कि 2 तार ए और बी एक ही पदार्थ से निर्मित हैं, उनकी लंबाइयाँ भी समान हैं, किंतु अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भिन्न-भिन्न है। यदि तार ए का प्रतिरोध और तार बी का प्रतिरोध बी के प्रतिरोध का 16 गुने के बराबर है। ठीक है बात भैया। तो तार ए और तार बी के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। अच्छी बात है, तो समझाते हैं। देखिए जो प्रतिरोध आर बराबर होता है वो होता है रो एल अपॉन ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब 2 तार हैं, ठीक है? इनका अनुपात देखो, जो इनका जो प्रतिरोध होता है उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टे के बराबर होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि R1 अपॉन R2 अगर हम निकालना चाहेंगे तो वो A2 अपॉन A1 होगा उल्टे के, ठीक है? व्युत्क्रमानुपाती है तो यहीं से उलट जाएगा, ठीक? यही तरीका होता है, ओके। अब इनका जो जैसे कि तार ए का प्रतिरोध है वो बी के 16 गुने के बराबर है। तो अगर तार बी का प्रतिरोध हम इसको ऐसे समझ लें कि अगर x है तो तार ए का प्रतिरोध 16x होगा, ठीक? उसके बाद हमको इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालना है, जो कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है A2 अपॉन A1। अब उसका उल्टा A1 अपॉन A2 हमको निकालना है ना, A1 अपॉन A2, तो वो x कट जाएगा, 1 तो 1/16 यानी कि 1 अनुपात 16 मिल जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा वाला विकल्प ना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? ओके। सो दोस्तों अगला वाला प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमें कहा गया है कि निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें देखते हैं संदर्भ, दिए गए वर्षों के दौरान को दो कंपनियों ए और बी का उत्पादन। ठीक है, ये दिया गया है उत्पादन संख्या हजार में और वर्ष दिया गया है। फिर कंपनी ए के लिए 2015 से 16 तक उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो ये देखना है। तो थोड़ा जूम कर लिया हमने। अब हमको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कंपनी ए दिखाई दे रही है, गोले वाली ये, अर्थात ये वाला मामला है, ठीक है? यही वाला कंपनी ए है। अब यहाँ पे इसका सिंबल देखिए 2015 वाले में 3 दिखाई दे रहा है, ये जो 3 लिखा है उसी के लिए लिखा हुआ है, और 2016 में ये 2.5 दिखाई दे रहा है। हमें 3 से 2.5 में कमी दिखाई दे रही है 0.5 की। पहले कितना था? 3 थी, ये वाला 3 नीचे लिखा, गुणा किया 100 से, 100 से भाग जब गुणा करेंगे, 1 जीरो तो हट गया दशमलव लगाने में, फिर 10 से गुणा कर दिया तो 50 हो गया। यानी कि 50 हो गया ऊपर, नीचे हो गया 3, 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3 एकम 3 बचेगा 2, जीरो, 3 छंग 18, ठीक? बचेगा 2 दशमलव जीरो, 3 छंग 18 यानी कि 16.66 जाएगा, 16.6666 बार-बार जाएगा, जिसको हम 17 कह सकते हैं। ठीक है, विकल्पों में देखेंगे। विकल्प में हमको 17 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। विकल्प के आधार पे चलेंगे तो 15 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? 17 से बड़ा 20 ले लो, यही अपना उत्तर दे दो। लगभग में कह रहे थे, तो लगभग में हम 20 कह देते हैं, ठीक? हालाँकि अंतर बहुत खतरनाक है, पर ठीक है, कम वाला उत्तर नहीं दे सकते, ज़्यादा वाला ही उत्तर हमको देना होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगले प्रश्न में हमको दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति 100 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है। यहाँ पे 100 मिनट तक यानी समय दिया गया है और 20 मीटर प्रति मिनट की चाल दी गई है, इतना चलता है। फिर 50 मिनट में 70 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। हमको समय 100 मिनट और 50 मिनट के रूप में जोड़ करके 150 मिनट दिया हुआ है। ठीक, नीचे वाला 150 मिनट हमको दिया हुआ है, बस हमको दूरी याद करनी है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय, यहाँ पे इन दोनों को गुणा कर देंगे, 20 और 100 का गुणा तो 2000 हमको मिल जाएगा, ठीक? और इनका गुणा कर देंगे 5 सते 35 और डबल ज़ीरो, इतना हो जाएगा। इन दोनों का योगफल क्या होगा? देखो 0 0 5 5 55 100 हो जाएगा। एक ज़ीरो काट दीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 एकम 5 5 एकम 5 0, 100 110/3 मीटर प्रति मिनट, तीसरा वाला विकल्प अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया।
अगले वाले प्रश्न में देखेंगे, बहुत आसान प्रश्न है, जहाँ पे दिया गया है यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 3:4 है, तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना है। तो भाई अगर इस प्रश्न में जैसे बी का यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, बी के यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, तो बहुत आसान हो चुका है। ए का 2 है, ठीक, बी का 3 है और सी का 4 है। इसमें कुछ भी सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस सिंपल सा ये आंसर है, कुछ करना ही नहीं है। जब ये बराबर ही हो गया बी, तो उसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 2, 3, 4 ये जो चौथा वाला विकल्प है, ये अपना सही जवाब हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि निम्न धातुओं की अभिक्रियता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही माने घटते क्रम में। सबसे ज़्यादा क्रियाशील इधर रहेंगे, फिर कम, फिर कम, कम। अब यहाँ पे विकल्प में देखेंगे तो पोटेशियम, सोडियम, ज़िंक ये सेम टू सेम दिए गए हैं। आगे यहाँ पे एजी, एचजी और सीयू के बीच में अपना डिफरेंस देखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो भैया, तरीका क्या होता है, अगर सक्रियता श्रेणी याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो थोड़ा-सा एक बार को मैं बता देता हूँ। देखो, कालू ने नरेश, नरेश का भैया नरेश का सीए का मैंगो चुरा लिया, मैंगो चुरा लिया, फिर आलू चुरा लिया, मैंगो चुरा लिया, आलू चुरा लिया और झंडू बाम लगाकर लेट गया। पीबी माने लेड होता है, लेट गया मतलब लेट गया, ठीक है? फिर उसके बाद अपना हाइड्रोजन आ जाता है जो कि ज़बरदस्ती घुसा दिया जाता है और उसके बाद की जो धातुएँ होती हैं उनको सस्ते से महँगे के रूप में ठीक है, लगा दीजिए। सबसे सस्ते कौन होती है? कॉपर होती है, ठीक है? कॉपर हो जाएगी। उससे थोड़ी महँगी आपकी एचजी पारा हो जाएगी, उससे थोड़ी महँगी सिल्वर चांदी हो जाएगी एजी, ठीक है? और उसके बाद उससे थोड़ा महँगा अपना एयू सोना हो जाता है, ठीक? एयू सोना हो जाता है और उससे ज़्यादा महँगा पीटी प्लैटिनम हो जाता है, ठीक? तो ये हो जाता है अपना सक्रियता श्रेणी। अगर आपने ये समझ लिया तो भई मामला ही खत्म हो चुका है। अब देखेंगे भैया यहाँ तक तो सेम टू सेम था, सभी में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखेंगे कॉपर सबसे सस्ता, उससे महँगा पारा और उससे महँगा एजी मतलब कि चाँदी और उससे महँगा अपना सिल्वर होता है। ओह सॉरी, चाँदी के बाद एयू मतलब गोल्ड होता है और उससे महँगा पीटी ये होता है। तो बस सिंपल है भाई। अगर आपने सक्रियता श्रेणी याद कर ली तो काम हो जाएगा। कैसे याद करना है कि कालू ने, ठीक, कालू ने नरेश का मैंगो चुराया, आलू चुराया, झंडू बम लगा के लेट गया। पीबी लेड, लेड ये लेड है, लेड, ठीक है, लेड है उसी लेट गया। फिर हाइड्रोजन आ गया और फिर धातुओं को उनके महँगे होने के क्रम में लगा डालो, ठीक है? एक महँगे होने का एक अपना सा एक समझ लो, मान लो कि ये महँगा, महँगा, महँगा होता जा रहा है। कॉपर सबसे सस्ता, उससे महँगा होता है एचजी अपना पारा, उससे महँगा, हालाँकि पारा मान लो महँगा हो सकता है चाँदी से, लेकिन मान लो कि एच जो पारा है वो अपना सस्ता है। एचजी जो अपना एजी है, चाँदी उससे महँगी है। ए एयू अपना लोहा ओह सॉरी सोना उससे महँगा और प्लैटिनम उससे महँगा, तो महँगे हुए क्रम में लगा दो, तो ये काम हो गया भई, ठीक है? चलो ठीक है। चलो मामला यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ये याद कर लेना, मिलते हैं। ठीक है? बाय बाय।